हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए अब हम नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कदम उसने उठाए थे अपनी सनक को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेप्स टू डेथ हमने पहले भी पढ़ा था कि हिटलर ने ज्यूज़ को मारने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए थे। कई जगह उनको ना, जैसे आज के समय में हम बैन कर देना बोलते हैं ना, कि बैन कर दिया, यानी वहाँ पर आप नहीं जा सकते। उसी तरह से ज्यूज़ के लिए भी बना हुआ था। ये देखिए, ये चेयर है जिस पे लिखा हुआ है, पार्क वगैरह में है ये चेयर, है ना, और इस पे लिखा हुआ है कि इस पर फॉर आर्यंस ओनली, फॉर आर्यंस ओनली, यानी इस पर ज्यूज़ नहीं बैठ सकते। ठीक है, इसी तरह से और भी देखिए कई चीज़ें हैं। ये बना हुआ है बीच, जहाँ पर सिर्फ इनको आर्यंस लोगों को, हिटलर के हिसाब से आर्यन लोगों को जाने की इजाज़त थी। ये इसमें लिखा हुआ है फ्री ऑफ ज्यूज़, मतलब कि यहाँ पर ज्यूज़ नहीं जा सकते स्विमिंग वगैरह के लिए, या सी बीच में जो भी है जाते हैं लोग, है ना, तो वहाँ पर। और उसके बाद देखिए ये है गेटोइजाइजेशन। इसमें 1940 से लेकर 1944 तक का टू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। ये जो समय है, इस समय ज्यूज़ लोगों को ये कहा जाता था कि तुमको कोई अधिकार नहीं है हमारे साथ जीवित रहने का। अभी यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं स्टेज 1 में एक्सक्लूजन 1933 से 1939। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन। ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया ज्यूज़ लोगों के लिए। और जो तरीके बनाए गए थे उनको अलग करने के, वो देखिए क्या क्या थे। द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। ओनली पर्सन ऑफ जर्मन एंड रिलेटेड ब्लड वुड henceforth be German citizen enjoying the protection of the German Empire। ये कानून था। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज़ एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन, यानी कि जर्मन और ज्यूज़ आपस में विवाह नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन ज्यूज़ एंड जर्मन बिकम अ क्राइम, यानी कि लोग छिप के एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या प्रेम वगैरह करते हैं, तो ये इसको क्राइम माना गया। Jews were forbidden to fly the national flag, और जर्मनी की जो नेशनल फ्लैग है उसको फहराने से ज्यूज़ लोग को मना कर दिया गया था। और दूसरे कानून जो बनाए गए थे वो थे बॉयकॉट ऑफ ज्यूज़ बिजनेस। अगर कोई ज्यू बिजनेस करता है तो उसको बॉयकॉट करो, यानी उसकी शॉप पे मत जाओ या उससे कुछ लेना देना मत करो। एक्सपल्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी नौकरी में भी उनको कोई व्यवस्था उनकी नहीं थी कि आप सरकारी नौकरी पा सको। फोर्स्ड सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ज़बरदस्ती उनके यानी ज्यूज़ के धन संपत्ति को बेचना और जब्त करना, ये सारी उनकी कानून थी कि आप ज्यूज़ लोगों की संपत्ति जो है जब मर्जी आए उनकी संपत्ति को जब्त कर लो, जब पुलिस चाहे कर सकती है। बिसाइड ज्यूज़ प्रॉपर्टीज़ वर वैंडलाइज्ड एंड लूटेड, और कई बार क्या होता था, उनकी धन संपत्ति को लूट लिया जाता था। हाउसेज अटैक, उनके घरों पर हमला हो जाता था। सिनेगॉग जहाँ पर बर्न्ड, यानी सिनेगॉग कहते हैं उस जगह को जहाँ पर ज्यूज़ पूजा करते हैं, तो उनका कहा गया कि उसको भी जला दिया गया। मैन अरेस्टेड इन द प्रोग्राम इन November 1938 remembered as the night of broken glass, और कई लोगों को प्रोग्राम के तहत नवंबर 1938 में उनके साथ मतलब तोड़ फोड़ ये की गई थी, यानी कि खराब व्यवहार किया गया था। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये दिया हुआ है जी, ऐसे बीच का ये फ़ोटो है जहाँ पर ये लगा हुआ है और उसमें लिखा गया है कि यहाँ पर ज्यूज़ नहीं आ सकते। उसके बाद देखिए गेटोइजेशन,
ये क्या है 1940 से 1944। इसमें तो साफ तौर पे कहा हुआ है कि ज्यूज़ को कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे साथ जीवित रहने का। From September 1941, all Jews had to wear a yellow star of David on the breast. अब क्या था 1941 के बाद जो ज्यूज़ की पहचान के लिए हिटलर ने क्या करवाया था, एक स्टार उनको पहनना पड़ता था जिसे दूर से येलो कलर का, जिसे दूर से ही देखकर कोई भी व्यक्ति पहचान सकता था कि ये ज्यूज़ हैं। स्टार ऑफ डेविड उसको कहा जाता था। The identity mark was stamped on their passport, all legal document and houses. यहाँ तक कि उनके जो उनका जो आइडेंटिटी मार्क होता है, जितने आइडेंटिटी मार्क जैसे पासपोर्ट वगैरह होता है या और भी दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, उन सब का, उनके घर सबके ऊपर ये मार्क यानी कि जो स्टार ऑफ डेविड का मार्क जो होता है वो लगा दिया जाता था ताकि दूर से ही पहचान में आ जाएं। They were kept in Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz or Warsaw in the east और उसके बाद क्या है कि इनके ज्यूज़ की अलग घर होती थी, वहाँ रहना होता था उनको, ख़ास तौर पे जर्मनी में। और घेटो जैसे लॉज और वॉर्सॉ, जैसे हमारे यहाँ मोहल्ला होता है ना, वैसे ही ये घेटोज़ होता था। ये लूड्स और वॉर्सॉ ये दो जगह हैं ईस्ट में, वहाँ पर इनका मोहल्ला हुआ करता था ज्यूज़ लोगों का। These became the site of extreme misery and poverty. और ये जो इलाके थे लॉर्ड्स और वारसा का, एकदम बिल्कुल ही जैसे एक उदाहरण थे गरीबी और तकलीफ़ वाली जगह का। यानी उनको तरक्की का कोई मौका ही नहीं दिया जाता था, प्रॉस्पर करने का मौका ही नहीं दिया जाता था, तो एक गरीबी का उदाहरण बन गए थे। Jews had to surrender all their wealth before they entered a ghetto. और घेटो में जाने और रहने के लिए के पहले उनको अपनी सारी धन संपत्ति सरेंडर करनी पड़ती थी, यानी सरकार को देनी होती थी। Soon the ghettos were ब्रीमिंग विथ हंगर। अब चूँकि सब कुछ वो देकर आते थे यहाँ पर रहने के लिए, तो नतीजा ये होता था कि पैसा उनके पास होता नहीं था, इसलिए यहाँ पर भुखमरी, स्टारवेशन एंड डिजीज़, बीमारियाँ, ये सब कुछ बहुत ही ड्यू टू डिप्राइवेशन एंड पुअर हाइजीन। चूँकि इनके पास कुछ होता ही नहीं था, इसी वजह से यहाँ पर भुखमरी, गरीबी, बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी। हाइजीन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। Annihilation in 1941 onward. You have no right to live. और annihilation यानी मास मर्डर ही कह सकते हैं आप, है ना। 1941 के बाद ये शुरू हो गया था और इसका अर्थ था कि यू हैव नो राइट टू लिव, यानी तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। पिक्चर को देखकर जैसे आपको ना डर लग जाएगा कि कैसे ये सब हो सकता था इस धरती पर। किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप, यहाँ पर एक व्यक्ति का मृत शरीर है, उसकी फ़ोटो है और ये भाग रहे होंगे यहाँ से। तो ये जो बिजली के तार आप देख रहे हैं ना, इसमें करंट था, तो भागने के दौरान करंट लगने से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और द कंसंट्रेशन कैंप वर इनक्लोज विथ लाइव वायर, और वो कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पर इन जीव्स को रखा जाता था, वहाँ पर जो घेरा बनाया हुआ रहता था, बाड़ा, वो तारों का बना रहता था, बिजली के तारों का, और इन तारों में हमेशा ही करंट बहती रहती थी, इससे कोई भागे तो उसको करंट लग जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। पाइल्स ऑफ क्लॉथ आउटसाइड द गैस चैम्बर के अंदर बहुत सारे कपड़े पहनकर नहीं जाने दिया जाता था, सब लोगों के कपड़े जो है बाहर में फेंक दिए जाते थे। और ये देखिए, ये जो कपड़ों का अंबार लगा है, ये वही उसी चैम्बर के बाहर का है, गैस चैम्बर के बाहर का है। News from Jewish houses, concentration camp and ghettos from different part of Europe were brought to death factories by loads train in Poland and elsewhere in the east, most notably Belzec, Auschwitz, Sobibor, Treblinka,
चेलमेनो एंड मेजडेरिक, ये सभी जगह हैं जहाँ पर गैस चैम्बर हुआ करते थे और मास किलिंग यहाँ पर की जाती थी। मास किलिंग टुक प्लेस विद इन मिनट विद द साइंटिफिक प्रेसिजन, और जो मास किलिंग होती थी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, कुछ ही मिनट लगते थे और कई हजार लोग एक ही बार में मृत्यु को गले लगा लेते थे, यानी उनकी मृत्यु हो जाती थी और बड़े साइंटिफिक तरीके से उनकी मृत्यु की होती थी इसमें गैस चैम्बर में। ये देखिए, ये कंसंट्रेशन कैंप है जहाँ कमरों में ठूस ठूस कर जीव्स को रखा जाता था। और इधर देखिए कंसंट्रेशन कैंप, अ कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल। वैसे कैमरे में तो देखकर अच्छी जगह लग रही है, बट ये बहुत ही खतरनाक और भयानक जगह थी। शूज़ टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन, और फाइनली जब उनको गैस चैम्बर में भेजा जाता था तो उनको जूते उतार देने होते थे। देखिए जूतों का अंबार लगा हुआ है जी, गैस चैम्बर में भेजने से पहले सब जूते उतारे जाते थे उनके। और देख लीजिए कि कितनी ढेर है जूतों की। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न जाने कितने लोगों की मृत्यु इन गैस चैम्बर्स में हुई होगी। अब चलिए हम आगे देखते हैं, पार्ट 4 है यूथ इन नाजी जर्मनी। नौजवानों की नाजी जर्मनी में क्या हालत थी। हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द जर्मनी। हिटलर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ख़ास तौर पे जर्मनी के नौजवानों में। ही फेल्ट that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology। और उसको लगता था, उसको ऐसा अनुभव होता था कि एक बहुत ही ताकतवर नाजी समाज तभी बनाया जा सकता है जब बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी को सिखाया जाए। आदि जो नीतियां हैं नाजी लोगों की, उसको बचपन से ही सिखाया जाए। They required a control over the child both inside and outside the school। इसलिए वो चाहते थे ये जो नाजी आइडियोलॉजी सिखाने का जो मतलब था वो ये था कि बच्चों पर स्कूल के बाहर भी और स्कूल के अंदर भी पूरी तरह से उनको कंट्रोल में रखा जाए। What happened in school under नाजिज्म। अब आप कहिएगा कि नाजिज्म के दौरान स्कूल के अंदर होता क्या था। द स्कूल वर क्लेंस्ड एंड प्योरीफाइड। स्कूल जो है साफ सफाई की जाती थी, उसको शुद्ध किया जाता था। दिस मेंट दैट द टीचर्स हु वर जूज और सीन एज पॉलिटिकली अनडिज़ायरेबल वर डिसमिस्ड। इसका मतलब प्योरीफाई और क्लेंस करने का मतलब ये था कि जितने जीव टीचर थे उनको पॉलिटिकली अनरिलायबल माना जाता था, यानी माना जाता था कि ये भरोसे के लोग नहीं हैं, और उनको हटा दिया जाता था, नौकरी से निकाल दिया जाता था। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड। पहले बच्चों को अलग किया जाता था, जर्मन लोगों को अलग। ज्यूज़ कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। इसमें कहा गया था जर्मन बच्चे और ज्यूज़ बच्चे न तो एक साथ बैठ सकते हैं न एक साथ खेल सकते हैं। Subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped, जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल। उसके बाद धीरे धीरे करके अनडिज़ायरेबल बच्चे, जिसको जो ज्यूज़ बच्चे थे, उनको स्कूल से बाहर निकाला गया। जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड थे उनको निकाला गया, जो शारीरिक रूप से किसी न किसी वजह से कमज़ोर थे। और जिप्सीज़ जो बंजारे थे उनको भी स्कूल से बाहर फेंक दिया गया। फाइनली 1940 दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर, और फिर अंत में इन सब को गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। और जो अच्छे जर्मन बच्चे जो थे उनको नाजी स्कूलिंग यानी नाजी स्टाइल से उनको पढ़ाया जाता था। अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, और उनको प्रॉपर तरीके से एक आदर्श जो उनका था नाजी लोगों का, उसके अकॉर्डिंग लंबे समय तक उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन। जितने स्कूल में पहले प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक थे उनको चेंज कर दिया गया, दोबारा लिखा गया। रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस, और एक सब्जेक्ट डाला गया रेशियल साइंस। इसमें ये बताया गया कि ये इसको मतलब उचित समझाया गया कि नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस जो है बहुत उचित है, आपको भी मानना चाहिए।
Stereotypes about Jews were popularized even through maths classes. और Jews की तरफ जो घृणा का जो भाव था नाजी लोगों का, उसको पॉपुलराइज किया गया कि हम क्यों घृणा करते हैं, है ना, उनमें क्या कमियां हैं, और उसको खूब पॉपुलराइज किया गया. इवन मैथ क्लासेस में भी उसको पॉपुलराइज किया जाता था. Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler. और बच्चों को ये सिखाया जाता था कि आपको देश के प्रति वफादार होना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए, यानी कि आप झुककर सम्मान करना चाहिए, ज्यूज से घृणा करना चाहिए और हिटलर की पूजा करनी चाहिए. Even the function of the sports was to nurture a spirit of violence. यहाँ तक कि खेल में भी उनको वायलेंस सिखाया जाता था कि चाहे जैसे भी हो, मार काट कर तुम जीत जाओ. एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन, और बच्चों को ये सिखाया जाता था कि लड़ लो जीतने के लिए खेल में भी. Hitler believed that boxing could make children iron-hearted and strong and masculine. और हिटलर को इस बात का विश्वास था कि बॉक्सिंग में जिसमें सामने वाले अपने अपोनेंट को मारा जाता है ना, कि इससे चिल्ड्रन जो है वो और मजबूत, उनके हाथ खूब सख्त बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे और मैस्कुलिन भी वो बनेंगे अगर वो बॉक्सिंग खेलेंगे तो, बॉक्सिंग करेंगे तो. यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म. और यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया जिसका काम था कि जर्मन लोगों को एक स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म ये सिखाए, यूथ को, नौजवानों को. यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई थी इसी के लिए बनाई गई थी, ताकि वो स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म को, राष्ट्रवादी समाजवाद जो होता है उसको वो लोगों को सिखाएं. 10-year-old had to enter जंग वोक, और उनको जंग वोक में जाना होता था जब उनकी 10 वर्ष की उम्र हो जाती थी. At 14 all boys had to join नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. 14 वर्ष की उम्र में नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में सभी बच्चों को और लड़कों को शामिल होना पड़ता था. हिटलर यूथ, इसको हिटलर यूथ कहा गया. ये ऑर्गेनाइजेशन जो था नाजी यूथ एसोसिएशन, हिटलर यूथ कहा जाता था. वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, और वहाँ पर उनको सिखाया जाता था कि युद्ध से प्रेम करना चाहिए, पूजा करो युद्ध की, ग्लोरीफाई करो उसको और अच्छा बताओ. ग्लोरीफाई एग्रेशन, लड़ने झगड़ने को और अच्छा बताओ. वायलेंस, और खूब लड़ो झगड़ो. कंडेम डेमोक्रेसी को भला बुरा बोलो. हेट ज्यूज़ को घृणा करो. कम्युनिस्ट से घृणा करो. जिप्सीज से घृणा करो. एंड ऑल दोज कैटेगराइज एज अनडिज़ायरेबल, और उन सब से घृणा करो जिसको हिटलर ने अनडिज़ायरेबल कहा है, कि जो इस धरती पर जीवित रहने के लायक नहीं है. आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइन द लेबर सर्विस, और खूब सख्त तरीके से उन्हें और फिज़िकल ट्रेनिंग के बाद उनको लेबर सर्विस ज्वाइन करवाया जाता था. यूजुअली एट द एज ऑफ 18, तब तक इनकी उम्र 18 वर्ष की हो जाती थी. देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस. 18 वर्ष की उम्र के बाद इन्हें आर्मी में कंपलसरी तरीके से ज्वाइन करना पड़ता था. एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और किसी एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना पड़ता था. द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922. यूथ लीग की स्थापना नाजी लोगों की 1922 में हुई थी. 4 years लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर्स यूथ. 4 साल के बाद इसका नाम हिटलर यूथ रख दिया गया था. टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वे सिस्टमेटिकली डिसॉल्व एंड फाइनली बैंड. और इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन को, यानी हिटलर यूथ जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसको मजबूत बनाने के लिए, और नाजी लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था इसको, ये जो हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, और बाकी सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे करके या तो ख़त्म कर दिया गया था और नहीं तो उनको बैन कर दिया गया था. ठीक है, तो उसके बाद हम आगे नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड पढ़ेंगे. अभी तो इसमें नौजवानों को बताया गया कि किस तरह से नौजवान जो हैं वो धीरे धीरे करके उन्हें हिटलर एक लड़ाके के रूप में उसको बनाने का, जर्मनी के नौजवानों को एक लड़ाकू
बनाने का किस तरह से हिटलर ने उसकी व्यवस्था कर दी थी और किस तरह से उसने एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाया था कि नौजवान जो हैं ज़रूर आर्मी में शामिल हो, हिटलर की जो आर्मी थी वो, और यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो उसने बनाया था उसके वो ज़रूर सदस्य बने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।